अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए बहरिया कॉलेज कारसास का जो सेक्शन ए एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये प्री बोर्ड या मॉक एग्जामिनेशन जो 2021 में हुआ है फॉर मॉर्निंग शिफ्ट उसका पेपर है, और पीडीएफ जो है उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 1, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 20.74। जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी, वो गिवन है 20.74 के बराबर। ठीक है ना, ये रही। व्हाट इज़ अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी होगी, और जनरल गैस कांस्टेंट गिवन है। तो हमें पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और हमें जो है वो यहाँ पर सी वी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें सी पी की वैल्यू चाहिए, तो सी पी बराबर आ जाएगा आर प्लस सी वी के बराबर। आर हमें पता है कितना होता है, 8.313 जूल पर मोल केल्विन, और सी वी जो है वो हमें गिवन है 20.74 के बराबर, 20.74। तो सीधी सी बात है, हम करेंगे 20.74 प्लस 8.313, तो ये आंसर आ जाएगा 29 समथिंग। और सीपी की बात हो रही है तो करीब तरीन आंसर हमें देखना है, ये हो जाएगा 29.05 जूल पर मोल केल्विन। द एरिया अंडर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ पीवी डायग्राम इन आइसोबैरिक प्रोसेस रिप्रेजेंट द वर्क डन। कितना वर्क डन हो रहा है उसको शो कर रहा होता है, ठीक है ना, जो कि पीवी डायग्राम में हमें नज़र आता है, एरिया अंडर द हॉरिजॉन्टल लाइन। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल एग्री न्यूमेरिकली एट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 574 पर। जो केल्विन स्केल हैं और फ़ारेनहाइट स्केल होते हैं वो एग्री कर जाते हैं। एग्री करने का मतलब है कि उनकी जो रीडिंग है वो बराबर हो जाती है, और इसको जो है वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो बराबर हो जाता है टेम्परेचर इन केल्विन के। ठीक है ना, दोनों का बराबर हो जाता है। तो हमें पता है जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्सियस में, और सेल्सियस को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। नहीं तो वाला सिंपल सा फार्मूला याद रख लो, टी एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 और टी के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे अब, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों को हम टी का नाम दे सकते हैं। दोनों को टी का नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, और ये आ जाएगा टी माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, तो रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले ये 180 को इस तरफ भेज देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1.8 के। ठीक है ना, 1.8, और यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस 273, और इस तरफ बच जाएगा टी माइनस 32। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है, टी माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 टी माइनस 1.8 मल्टीप्लाई बाय 273 करेंगे। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 273 हो जाएगा 491.4। टी की सारी वैल्यूज़ एक तरफ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाते हैं, 1.8 टी माइनस टी हो गया, और इस तरफ हो जाएगा प्लस का 491.4 और माइनस का 32 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये बराबर हो जाएगा 0.8 टी के, और यहाँ पर 491.4 में से माइनस करा देंगे 32, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 459.4। फाइनली टी की वैल्यू चाहिए, तो हमें 459.4 को डिवाइड कराना पड़ेगा 0.8 से, तो हम इसको करा देंगे डिवाइड बाय 0.8, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 574.25। वैसे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, जहाँ पर आप याद रख सकते हो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, एग्री करते हैं। 574। एक कार्नो इंजन है जो एब्जॉर्ब कर रहा है क्यू हीट फ्रॉम द हॉट रेजरवायर एट 273 डिग्री सेल्सियस, और रिलीज़ कर रहा है टू अ कोल्ड रेजरवायर। कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर इतना है। हाउ मच हीट इज़ एग्जॉस्टेड टू द कोल्ड रेजरवायर। कोल्ड रेजरवायर को कितनी जो है वो हीट जो है रिलीज़ हो रही होगी, ये बात हमें मालूम करनी है, और जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो बराबर हो रही है क्यू के। ठीक है ना, तो इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले T1 हमें कितना गिवन है, T1 हमें गिवन है बराबर 327 डिग्री सेल्सियस के, T2 हमें बराबर है गिवन 27 डिग्री सेल्सियस के, और क्योंकि हमें केल्विन में आंसर चाहिए तो प्लस 273 करेंगे, इधर भी प्लस 273 करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा T1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 600 के।
600 केल्विन, और T2 हमारे पास बराबर आ जाएगा 273 और 27, ये बराबर हो जाएगा 300 केल्विन के। तो भाई कितनी एफिशिएंसी है इसकी, 1 माइनस T2 अपॉन T1 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू है 300 डिवाइड बाय 600 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा कितना, कैंसिल होने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1/2 के। 1 माइनस 1/2 खुद बराबर होता है 1/2 इंटू 100, और ये हो गया एफिशिएंसी जो है वो बराबर आ जाएगी हमारे पास 50% के। तो एक्चुअली ये जो भी कार्नो इंजन है ना, वो जो है वो आधी जो है वो हीट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, वर्क के अंदर, और आधी को जो है वो ज़ाया कर देता है। अब सवाल क्या था हमारे पास, सवाल यह था कि वो कितनी हीट को जो है वो रिजेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है आधी जो हीट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एफिशिएंसी 50% है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास Q/2 के। Q एब्जॉर्ब करा और 2 जो है डिवाइड करके हाफ उसने ज़ाया किया। द मैक्सिमम वर्क डन इज़ पॉसिबल इन, मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता है, याद रखनी है बात। 2 स्टीम इंजन्स हैं, कहाँ चला गया क्वेश्चन, 2 स्टीम इंजन्स हैं A and B, have their sources at 600 and 400 and their sinks at 300 और 100 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 2 स्टीम इंजन हैं, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी कम है, तो इसको जो है वो देखना पड़ेगा। 600 है और 300 है, ठीक है ना। एक का मामला हो गया 600 और 300, ठीक ना, ऐसा हो गया। ये किसकी बात हो रही है, T1 की बात हो गई, और ये बात हो गई T2 की, ये पहले वाले की ना। और दूसरा जो है वो 400 है और 100 है। 400 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, और T2 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सवाल ये है कि किसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी, इस बात को आपने समझना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमें पता है, एफिशिएंसी बराबर होती है 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 और मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, और ये हो जाएगा हमारे पास 873 केल्विन, और इसमें प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 573। इसमें प्लस 273 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 400, और ये हो गया 673 केल्विन। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर प्लस 273 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 373 केल्विन के। तो अगर पहले वाले को मालूम करें कि पहले वाली की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो पहले वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या क्या वैल्यू है, 1 माइनस T2 कितना आ गया, T2 आ गया 573 डिवाइडेड बाय 873 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 573 डिवाइडेड बाय 873, ठीक है ना, और 0.65, 1 माइनस 0.65, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 35%, इसकी एफिशिएंसी 35% आ रही है। और दूसरे की अगर एफिशिएंसी निकालें तो 1 माइनस दूसरे का कितना है T2, ये है 373 डिवाइडेड बाय 673 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये दूसरे वाले के बता रहा हूँ, जो दूसरा स्टीम इंजन था ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 373 डिवाइडेड बाय 673, ये बराबर आ गया 0.55, 1 माइनस 0.55, ये हो जाएगा बराबर 45% के। तो याद रखो जो A है स्टीम इंजन उसकी एफिशिएंसी 35 है और जो B है उसकी 45 है। अब देख लो सही आंसर, दे आर इक्वली एफिशिएंट, गलत हो गया। A इज़ मोर एफिशिएंट B, A जो है वो B से ज़्यादा एफिशिएंट है, नहीं, B जो है वो A से ज़्यादा एफिशिएंट है, B इज़ मोर एफिशिएंट देन A। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास C। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पर आएँ। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम ज़ीरो, जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो ज़ीरो हो जाता है एट कितने पर, तो याद रखो कंफ्यूज नहीं होना, वो होता है -273 या 0 केल्विन पे, ठीक है ना, या तो -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है या 0 केल्विन पर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्चुअली बराबर होता है 0 केल्विन के। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर एट विच द सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल। ये बुक का न्यूमेरिकल भी है और इक्वल करने के तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाले को बराबर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, और इसको याद भी रखना है
ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, एक दूसरे पर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रिपल्सिव फोर्स ऑन द चार्जेस पर कितनी हो जाएगी इफ़ सेपरेशन इज़ डिक्रीज सो दैट फाइनल सेपरेशन 50% हो जाएगी, यानी कि हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया है। तो याद रखो जो फॉर्मूला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, वो फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ना, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्योंकि हाफ हो रहा है, तो जब डिस्टेंस हाफ होगा तो आप सोचो इन्वर्स रिलेशन है तो फोर्स डबल हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स के लिए देखना पड़ेगा हमारे पास, पहले 10 थी तो 10 का 4 गुना हो जाएगा 40 न्यूटन। Question number 10. The capacitance of parallel plate capacitor does not depend on the area of the plate, nature of the plate, distance between the plates, medium between the plates. Right answer is the nature between the plates. क्योंकि अगर आप याद कीजिए तो जो कैपेसिटेंस है वो बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट आ गई, एरिया आ गया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आ गया। तो वाहिद जो यहाँ पर जिस पर डिपेंड नहीं करती वो है नेचर ऑफ द प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 11. When a dielectric is placed in electric field, it becomes, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, और ये हमने कैपेसिटेंस के अंदर देखा भी था। क्वेश्चन नंबर 12. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। When 3 capacitors are joined in series, the equivalent capacitance is, जब सीरीज में ज्वाइन करते हैं कैपेसिटर्स को तो 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो लेस देन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैपेसिटेंस इक्वल टू द सम ऑफ, ये तो नहीं होगा ना, ये तो पैरेलल में होता है। मीन भी होना ज़रूरी नहीं है। ग्रेटर देन द, नो, राइट आंसर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस, यानी कि जितनी भी कैपेसिटेंस जोड़ेंगे उसमें जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस है आंसर उससे भी छोटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14. When 3 resistors are joined in parallel, the equivalent resistance is, सेम वही बात है कि अगर रेजिस्टेंस को भी पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जो आंसर होता है वो मिनिमम वैल्यू से भी छोटा आता है। ठीक है ना, तो सीरीज कैपेसिटर और ये आ गया पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 15. If the wire of a uniform area of cross section is cut into 2 equal parts, resistivity of each part will be, तो याद रखो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना वो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 16. किलोवाट आर इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे घरों में बिजली आती है उसका जो यूनिट बनकर आता है, जो बिल बनकर आता है वो किलोवाट आर के अंदर मेजर होता है। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17. द रेजिस्टर्स ऑफ 3, 5 एंड 7 पैरेलल जुड़े हुए और 0.3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस, तो बाकियों के अक्रॉस कितना होगा? तो याद रखिए बात, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, तो अगर एक के अक्रॉस 0.3 है तो बाकियों के अक्रॉस भी होगा 0.3 वोल्ट। राइट आंसर होगा चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 18. कॉपर वायर हैज़ अ रेजिस्टिविटी, रॉ है उसको स्ट्रेच करा इस तरीके से कि डायमीटर रिड्यूस हो गया हाफ के ऑफ दैट ऑफ द ओरिजिनल वायर, तो नई रेजिस्टिविटी क्या होगी? अगेन रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया है। हमने खींचा एक वायर को तो उसका डायमीटर आधा हो गया, खींच के थोड़ा सा पतला हो गया तार, लेकिन उससे मटेरियल थोड़ी बदला। तो जब मटेरियल नहीं बदला तो याद रखिए द न्यू रेजिस्टिविटी विल बी द सेम। क्वेश्चन नंबर 19. 1 टेस्ला बराबर होता है किसके? 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो या टेस्ला हो, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 20. व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, तो उसका पाथ क्या हो जाएगा? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो याद रखिए उसका एक पाथ होता है और वो पाथ बनता है सर्कुलर, वो एक सर्कुलर पाथ को ओबे करता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21. विच इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, इसमें से कौन सा मटीरियल मैग्नेटिक नहीं है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, सिल्वर। तो इन ऑप्शन में से सिल्वर है जो कि मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है,
बहुत ही वीक मैग्नेटिक मटेरियल है। बाकी आयरन, निकल, कोबाल्ट जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें जो है वो एक वायर के अंदर चेंज होने वाला करंट बराबर में रखे हुए एक कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करता है। सो इसी तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एक लॉ के ज़रिए जाहिर हुई थी और दैट इज़ लेंज लॉ। लेंज लॉ ने बताया था कि जो इंड्यूस करंट होता है हमेशा अपने ऐसी डायरेक्शन में फ़्लो करता है कि फ़्लो के ज़रिए उस चेंज की मुखालफत करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ लेमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय एडी करंट्स। जो एडी करंट्स हैं, अनवांटेड करंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके ज़रिए हीटअप हो जाता है ट्रांसफार्मर। तो जो है वो हम चाहते हैं कि एडी करंट्स को रोकें, तो इसके लिए जो कोर है उसको लेमिनेट किया जाता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम मीटर द शंट रेजिस्टेंस शुड बी, अगर हम चाहते हैं कि उसकी रेंज जो है वो एम मीटर की बढ़ जाए तो जो शंट रेजिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए। तो लॉजिकली इस बात को समझो कि हमने शंट रेजिस्टेंस लगाई थी, तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है छोटी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा बेहतर एम मीटर जो है वो बन पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रेंज ऑफ एम मीटर को बढ़ा दें तो हमें शंट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू अ करंट द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर शुड बी, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर क्या होनी चाहिए, एम मीटर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए as compared to the resistance, so very small compared to the resistance. Question number 17, a galvanometer can be used to measure the current by connecting, अगर हम चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर से करंट को मेजर करें तो हमें एक छोटी रेजिस्टेंस उसके पैरेलल लगानी पड़ती है, तभी तो एमीटर बनेगा। तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा। अगर गैल्वानोमीटर से करंट नापना है तो एक छोटी रेजिस्टेंस पैरेलल लगानी पड़ेगी। दिस इज़ अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखो कि गैल्वानोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक हाई रेजिस्टेंस उसके साथ जोड़ देते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है वोल्ट मीटर की, क्योंकि इसके साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल तो हमारे कॉलेजेस के अंदर जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें जो वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है उसमें कम से कम रेजिस्टेंस 3000 ओम्स होती है, जो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल की होंगी तो उसके अंदर देखी होगी। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय, तो एक सिंपल सा फार्मूला है और ये काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर आया हुआ है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, यानी कि प्रोडक्ट होता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसिस्टर कैन बी यूज्ड एज, ट्रांसिस्टर को किसके तौर पे यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा कैन बी यूज्ड, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। बाकी ना ही रेक्टिफायर होता है, ना पोटेंशियोमीटर होता है, ना वोल्ट मीटर होता है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल लिखा होता स्विच तो ट्रांसिस्टर को एज अ स्विच भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज्ड, हमेशा ही होता है। इमीटर बेस्ड जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइज रखा जाता है, चाहे पीएनपी ट्रांसिस्टर हो या एनपीएन ट्रांसिस्टर हो। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तब होता है जब आने वाली जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। आने वाली जो एनर्जी है उसकी जो एनर्जी है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू होता है, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। अगर वर्क फंक्शन से कम होगी तो प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है ना। आने वाली रेडिएशन की बात की जा रही है तो वो एच न्यू से होती है शो। 33, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे, करंट पे, इंटेंसिटी पे, जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उस मेटल पे जिस पे लाइट आके टकरा रही होती है। वर्क फंक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इलेक्ट्रॉन को करना पड़ता है मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, और वो जाहिर सी बात है मेटल पे डिपेंड करेगी। इन कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटोन हैज़, आपको पता है कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब भी आगे फोटोन टकराता है तो टकरा के किसी एंगल से बेंड होता है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं सही आंसर, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी स्मॉलर द वेवलेंथ, नहीं, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द वेवलेंथ, नहीं, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ, दिस इज द राइट आंसर। कॉम्पटन इफेक्ट में वेवलेंथ बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो मैंने लेक्चर में समझाया भी था, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है जो एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट भी की थी। कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी मिलाकर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी ना, दोनों की रेस्ट मास एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की।
The fast moving electron is stopped by a heavy metallic target in evacuated glass tube give rise to the X-rays. ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है. जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं. इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 इज 0.053 नैनोमीटर, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना होगा. तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, उसको आप फॉलो करो. क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन, ये हो गया हमारा 36 नहीं 36 हो चुका है, 37. क्वेश्चन नंबर 37 से बताते हैं. फॉर्मूला जो है ना रेडियस का, वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर r मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r1 से. तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है. थर्ड ऑर्बिट का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 0.0 कितनी गिवन है, 0.053 के बराबर, 0.053 के बराबर. यानी सिंपल हमें क्या करना है, 0.053 को मल्टीप्लाई कराना है हमें 3 के स्क्वायर से. 3 का स्क्वायर हो गया 9, सो 9 इंटू 0.053, तो ये आंसर आ जाएगा 0.477. देख लेते हैं सही आंसर. 0.477 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.48 नैनोमीटर. बेलमर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट. कहाँ से कहाँ जंप करें, बेलमर सीरीज तब होती है जब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऑन द सेकेंड ऑर्बिट, तो बेलमर सीरीज जो है वो इमिट होती है. ठीक है जी. 39 हो गया अब हमारे पास. द प्रोसेस इन विच हैवियर न्यूक्लियस इज फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई. 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. कंबाइन होने का दूसरा वर्ड होता है फ्यूजन. राइट आंसर है फ्यूजन. द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स. तो 6400 ईयर्स के बाद जो है वो कितना रेडियम जो है वो डीके हो जाएगा, हमें ये बात बतानी है. तो इसको कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 में ये कह रहे हैं हाफ लाइफ जो है ना वो है 1600 ईयर्स और जो टाइम गुजरा है वो 6400 ईयर्स का गुजरा है. तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊँ ना, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, कि ये कितनी हाफ लाइफ्स गुजारेगा इस अरसे में. उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, एन से शो करते हैं वैसे, बराबर होता है टी डिवाइड बाय हाफ लाइफ. तो हम क्या करेंगे, 6400 को डिवाइड कराएंगे 1600 से, तो ये हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू 4. यानी कि वो 4 हाफ लाइफ गुजारेगा. 4 हाफ लाइफ गुजारने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, एक हाफ लाइफ के बाद वो आधा बचेगा. ठीक है, पहली हाफ लाइफ के बाद. दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो n/4 बचेगा क्योंकि आधा हो जाएगा अगेन. फिर तीसरी हाफ लाइफ के बाद वो n/8 बचेगा और चौथी हाफ लाइफ के बाद वो बचेगा n/16. ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 करते चले जा रहे हैं, तो n/16 यानी कि 1/16 तो हो जाएगा इसका राइट आंसर. 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज इक्वल टू कितने जूल्स के बराबर होता है 1 AMU. तो याद रखना है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनाता है. लेकिन ये 931.5 नहीं लिखा हुआ है, 9.31 लिखा हुआ है. तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना. ठीक है ना, अगर हम इसको कर लें ये हो जाएगा 9.31 और 10 रेज़ टू दी पावर 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब मेगा को हटा दो, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो तो हो जाएगा 9.31 5 10 रेज़ टू दी पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो याद रखो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. एंड गाइगर मुलर काउंटर कंटेन, याद रखिए, एर्गन एंड अल्कोहल. नॉट ओनली अल्कोहल, सुपर कूल्ड वाटर वेपर्स भी नहीं होते, आइंस भी नहीं होते, बल्कि एर्गन होता है और अल्कोहल होता है. ये दोनों फिल होते हैं गाइगर मुलर काउंटर में. ठीक है जी. तो ये हो गए हमारे सारे के सारे MCQs. आई होप समझ में आ गया होगा. और अगर आपको जो है वो समझना है इसका सेक्शन भी, तो चलो एक नज़र डाल ही लेते हैं. चलो टाइम तो है, नज़र डाल लेते हैं कि इसके सेक्शन बी के अंदर क्या क्या था. वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैनल पे जो है वो मौजूद होंगे और आप लोग डाउनलोड कर लो, बल्कि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. डाउनलोड करके आराम से पढ़ लो और अगर कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है तो उसको पूछ लेना. लॉन्ग क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर और शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, चेक करना पड़ेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.